नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है शारिक खान। सबसे पहले बात करते हैं लड़ाकू विमान रफाल की, जो आज औपचारिक रूप से वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। रफाल अंबाला एयरबेस पर वायुसेना में शामिल किया जाएगा और ये कार्यक्रम अब से 1 घंटे बाद सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रहेंगी। राजीव रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे राजीव के पास चलते हैं, उनसे ही जानते हैं कि आज का क्या है कार्यक्रम। राजीव, आज का दिन खास है क्योंकि आज वायुसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी और ऐसे माहौल में जब चीन के साथ सीमा पर इतना तनाव है, आज का कार्यक्रम क्या क्या है, इस विमान की अहमियत क्या है और कितना बेहतर रहेगा यह वायुसेना के लिए? बिल्कुल सारिक, आप सही कह रहे हैं। 18 साल के बाद जो है भारतीय वायुसेना में कोई विदेशी एयरक्राफ्ट शामिल होने जा रहा है और वो रफाल है। सामने आप देख सकते हैं, इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। थोड़ी देर बाद ये आधिकारिक तौर पर जो है भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। पहला स्क्वाड्रन जो आपको बता दें कि यहाँ अंबाला में बनेगा और दूसरा स्क्वाड्रन जो बनेगा वो पश्चिम बंगाल के हासिमपुरा में बनेगा। यहाँ से जो अंबाला से जो भारतीय वायुसेना का रफाल जो है पाकिस्तान पर नजर रखेगा और हासिमारा से चीन पर। रफाल की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके टक्कर का, इसके मुकाबले का कोई दूसरा एयरक्राफ्ट कहीं आपको आसपास नहीं दिखेगा। 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है, बॉम्ब है। मतलब हर लिहाज से इसको परफेक्ट कर सकते हैं जो भारतीय वायुसेना की जरूरतें हैं। फिलहाल 5 जो एयरक्राफ्ट है जो विधिवत तौर पर शामिल हो पाएगा। 4 एयरक्राफ्ट और आ जाएंगे। धीरे धीरे जो है 36 एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2016 में समझौता हुआ था फ्रांस के साथ, 59,000 करोड़ में समझौता हुआ था कि 2 स्क्वाड्रन जो है भारतीय वायुसेना में आएंगे, शामिल होंगे। हालांकि इसको लेकर विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस ने इस बात को लेकर आरोप लगाया था कि ये जो सौदा जो है काफी महंगा पड़ा है। जी राजीव, यहाँ पर कार्यक्रम के बारे में अगर आप बता पाए, यहाँ पर रक्षा मंत्री होंगे, फ्रांस की रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगी और एक सर्वधर्म पूजा होगी और कुछ करतब भी यहाँ पर दिखाए जाएंगे तेजस की तरफ से, शायद रफाल भी वो दिखाएगा। क्या कुछ कार्यक्रम आज कुछ देखने को मिलेगा हमको? देखिए, 10:15 बजे के आसपास जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचेंगे और उसी के साथ साथ जो है जो फ्रांस के जो रक्षा मंत्री है फ्लोरेंस पार्ली वो पहुंचेंगे। उसके बाद जो है यहाँ सर्वधर्म पूजा होगा रफाल का, जो भारतीय परंपरा है। उसके बाद फ्लाई पास्ट होगा। फ्लाई पास्ट में आपको बता दें कि जगुआर, सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट में हिस्सा लेंगे, लेकिन सबसे खास होगा रफाल का फ्लाई पास्ट जो होगा, वाटर कैनन से सैल्यूट दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे जो भारतीय वायुसेना की ताकत जो काफी कम हो रही थी, स्क्वाड्रन की बात करें, नंबर बहुत लेस हो रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये इस तरह के एयरक्राफ्ट अगर खूबियों की बात करें तो ये एक अकेला जो है कई एयरक्राफ्ट MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट पर भारी पड़ता है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो इस रफाल में जो मीटियोर जैसे मिसाइल लगे हुए हैं जो हवा से हवा में मार करते हैं, बिल्कुल सटीक मार करते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मार करते हैं। स्कल्प मिसाइल लगे हुए हैं जो 300 किलोमीटर रेंज का है और हवा से जमीन में मार कर सकता है। कहा जाता है कि अगर स्कल्प मिसाइल और रफाल अगर हमारे पास होता तो बालाकोट के समय जो है टेररिस्ट कैंप पर फायर करने के लिए हमारे लड़ाकू विमानों को सीमा LOC पार नहीं करना पड़ता, अगर ये हमारे पास पहले मौजूद होता। इसी तरह इसमें मीका मिसाइल है जो जिसकी रेंज है 60 किलोमीटर, हैमर मिसाइल है। तो मतलब हर खूबियों से पूरी तरह से लैस है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि ये इस एयरक्राफ्ट में इतनी खूबियां हैं कि ये रडार के जट में भी नहीं आता। तो हर लिहाज से जो भारतीय वायुसेना की जो जरूरत है उसके मुकाबले परफेक्ट कर सकते हो। और इसके आसपास जिन देशों की बात हो रही है, तनातनी चल रही है, चाहे बात चीन के करे चाहे पाकिस्तान के करे, इसके मुकाबले कोई जहाज लड़ाकू विमान उनके पास नहीं है। चीन की बात करें, J-20 की बात करें या पाकिस्तान के जो सबसे आधुनिक जो है लड़ाकू विमान F-16 की बात करें तो वो रफाल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसकी जो स्पीड है 2000 किलोमीटर से प्रति घंटा। जी, आपने इसकी खासियत बताई। यहाँ आपसे ये समझना चाह रहे थे क्योंकि ये फ्रांस से हम ले रहे हैं विमान, तो पायलट्स की या ग्राउंड क्रू की खास तौर से ट्रेनिंग इसको उड़ाने के लिए किस तरह की हुई है, उसके बारे में अगर आप बता पाए।
देखिए, अगर बात करें ट्रेनिंग की, तो अभी जो 5 जो लड़ाकू विमान यहाँ पर आज शामिल हो रहे हैं, इसकी बाकायदा पहले ट्रेनिंग हो चुकी है। और 5 जो और लड़ाकू विमान जो फ्रांस में जो है, हालांकि भारतीय वायुसेना का मिल चुके हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग जो है बाकायदा फ्रांस में चल रही है। ग्राउंड वर्क की भी चल रही है, जो ग्राउंड स्टाफ है वो चल रही है। चूंकि ऐसे लड़ाकू विमान की बात करें तो केवल पायलट की ट्रेनिंग अहमियत नहीं रखती है, बल्कि ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। क्योंकि सबसे पहले बता दो, उड़ान से पहले जो तैयार करते, जो इंजीनियर, जो मेंटेनेंस स्टाफ है, वो जहाज को तैयार करते हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। और ये जो लड़ाकू विमान का खूबियों को बात कर रहा था, ये इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलर है, मतलब हवा में ईंधन भर सकते हैं, परमाणु हमला कर सकता है। तो ये जहाज इतनी ताकतवर है और कह सकते हैं कि भारत के सामरिक ताकत में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। जी राजीव, अगर देखें तो 2 स्क्वाड्रन की बात हो रही है, एक में 16 से 18 विमान होते हैं, 36 विमान आ रहे हैं। लेकिन अगर आप वायुसेना की जो जरूरतें हैं उस पर अगर नजर डालें तो अभी भी और भी जरूरत रहेगी, जिस पे भविष्य पे काम करने की जरूरत पड़ेगी अगर वायुसेना को और मजबूत करना है तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिलहाल अगर वायुसेना के स्क्वाड्रन की बात करें तो 30 से 31 स्क्वाड्रन है, और जो जिस तरह का हम डबल फ्रंट यानी चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ मुकाबले की बात हो रही है, उसके मुकाबले ये बहुत कम है। यही वजह कि यूपीए के शासनकाल में इस तरह से 126 रफाल लेने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद जैसे एनडीए का शासन आता उस समय 36 एयरक्राफ्ट की बात हुई, 36 एयरक्राफ्ट लेने का फैसला लिया गया। भारतीय वायुसेना ने एक और आरएफआई यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन निकाले कि 110 एयरक्राफ्ट अभी उन्हें और चाहिए। अब ये सरकार को फैसला करना है कि 110 लड़ाकू विमान जो लेंगे, क्या वो तेजस होंगे या देसी होंगे या दूसरे एयरक्राफ्ट होंगे, ये सरकार को फैसला करना है। हालांकि उसके लिए 5 या 6 जो दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे यूरो फाइटर की बात करें, F-16 की बात करें या रफाल की बात करें, वो उसके रेस में है। तो केवल 36 एयरक्राफ्ट से भारतीय वायुसेना की जरूरतें नहीं पूरी होती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के आधा से अधिक लड़ाकू विमान जो है पुराने पड़ चुके हैं, जो रिटायर होने के कगार पर है। चाहे वो MiG-21 की बात करें, बाइसन की बात करें, तो धीरे धीरे ये पुराने विमान फेज आउट होंगे और उसकी जगह जो ऐसे नए लड़ाकू विमान लेंगे। जी तो ये वक्त की डिमांड है कि यहाँ पर वायुसेना में औपचारिक रूप से आज रफाल शामिल हो रहा है। राजीव, 5 जो हैं आज शामिल हो रहे हैं। ये पूरे 36 विमान जो है लड़ाकू विमान, वो कब तक भारत आ जाएंगे तमाम खेप? देखिए, 36 लड़ाकू विमान अगले 2 साल में उम्मीद की जानी चाहिए कि आ जाएंगे, और एक स्क्वाड्रन जो यहीं अंबाला में बेस्ड होगा। फिलहाल 5 जो है रफाल यहाँ पर आ चुके हैं, और एक रफाल आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं। दूसरा स्क्वाड्रन जो बनेगा वो हासीमारा में बनेगा, पश्चिम बंगाल का। तो ये दोनों जगह के फिलहाल जो जरूरतें हैं भारतीय वायुसेना के, उसके हिसाब से पहले यहाँ पर MiG-21 बाइसन के स्क्वाड्रन हुआ करता था, और वो बाइसन के स्क्वाड्रन जो है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है अब ये रफाल को दिया गया है। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ जब करगिल की जब लड़ाई हुई थी, उस दौरान भी इन लोगों ने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अद्भुत जौहर दिखाया था। तो उस लिहाज से इस जहाज की जो पीढ़ी है अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत मायने रखती है। जी शुक्रिया राजीव, आप वहां बने हुए हैं अंबाला में, हम आपके पास वापस लौटते रहेंगे तो रोशनी डालने के लिए कि कितना खास, कितना आधुनिक और कितना ताकतवर है ये रफाल विमान, और भारतीय वायुसेना के लिए कितनी अहमियत रखता है, उस पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय बिल्कुल शारिक, यहाँ पे एक और अहम है वो खबर है जो कि हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच लगातार किस तरह का तनाव चल रहा है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है आज मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात कर सकते हैं। लद्दाख में सीमा पर जारी विवाद के बीच आज की संभावित बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में भारत चीन के सामने शांति की राह पर आगे बढ़ने के लिए विवादित इलाके की चीनी सेना की वापसी की मांग करेगा। पूरे विवाद में भारत लगातार अप्रैल के स्टेटस को बहाल करने की मांग करता रहा है, और जबकि चीन की तरफ से लगातार बातचीत में बनी सहमति को तोड़ा जाता रहा है। चीन एक तरफ से शांति की बात करता है, बातचीत करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमा पर उसके सैनिक बिल्कुल उलट कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। दरअसल मॉस्को में आज से शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हो रही है, जिसमें भाग लेने के लिए चीन और भारत के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचे हुए हैं। पहले रूस जो है भारत और चीन के विवाद में पड़ने से इनकार करता रहा, लेकिन आज की बैठक से पहले रूसी मिशन के प्रमुख रोमन बुश्किन ने कहा है कि उनकी सरकार बातचीत के जरिए पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करते हुए देखना चाहती है। तो लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है, और हालात ऐसे हैं कि गतिरोध कोई भी मोड़ ले सकता है। भारत ने उत्तरी पेंगोंग में
फिंगर फोर के ऊंचे ठिकानों पर पैठ बना ली है और उसकी कोशिश जो है शांति बहाल करने की है। लेकिन अगर चीन उकसावे की कोई भी कार्रवाई करता है तो उसे करारा जवाब देने की भी तैयारी की गई है। इस पर तफसील से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जो गतिरोध बना हुआ है वो अब कोई भी मोड़ ले सकता है। ये बात एनडीटीवी से उच्च पदस्थ सूत्रों ने कही है। सरकार के हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ने कही है कि जिस तरह का तनाव इस वक्त एलएसी पर लद्दाख में खासतौर पर बना हुआ है उसमें कुछ भी हो सकता है। जिस तरह की तैयारी दोनों तरफ से सेनाओं ने की हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये दक्षिणी पेंगोंग इलाका है जिसमें ऊंचाई वाले इलाके गुरुंग हिल, मुकपरी, रेजांगला, इन सब पर भारत ने अपनी पैठ बना ली है। 29 और 30 तारीख की रात को ऊंचाई वाले इलाकों पर भारत तैनात है। चीन की सारी गतिविधियां यहां भारत की निगाह में है। एक और बदलाव हुआ है लेकिन वो उत्तरी पेंगोंग में हुआ है। उत्तरी पेंगोंग में फिंगर 4 के साथ लगे रिज एरिया पर भारत ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है, अपनी पैठ बना ली है। यहां पर चीन नीचे है और यहां से आगे चीन भारत को नहीं जाने दे रहा, जबकि भारत का दावा है कि फिंगर 8 से एलएसी गुजरती है और फिंगर 8 तक भारत का इलाका है। लेकिन चीन यहां पर नीचाई वाले इलाकों पर बैठा हुआ है और ऊंचाई वाले इलाकों पर भारत ने अब अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। चीन को यहां भारत की पोजीशन पार करने के लिए 20,000 फीट की ऊंचाई पार करनी होगी, जो आसान बात नहीं है, जो बहुत मुश्किल है। तो ये उत्तरी पेंगोंग में एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं कि क्या इस वक्त है भारत और चीन की सेनाओं के बीच स्थिति तनाव की जो बनी हुई है। अगली तस्वीर में आप फिंगर 4 ही देख रहे हैं। इसके बाद एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत और चीन के जो सैनिक हैं उनके बीच किस तरह की तनातनी है। ये चीनी सैनिकों का 2 दिन पुरानी तस्वीर है जिसमें चीनी सैनिक अपने साथ एक तरह से भाले लेकर के खड़े हैं, वहां पर मशेटी लगा करके अपने एक तरह से लाठियों पर खड़े हैं और ये एक तरह से मध्ययुगीन हथियार की तरह उनके हाथ में। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि उन सब के पास ऑटोमेटिक राइफल्स हैं और अत्याधुनिक हथियार भी हैं। तो इस तरह की पोजीशनिंग चीन ने वहां की हुई है। अब इसमें होगा क्या, कौन सी स्थिति है जो रेड लाइन बन सकती है। भारत जिन इलाकों में तैनात है वहां कुछ दूरी पर भारत ने कंटीले तार बिछाए हुए हैं। अगर चीन इन कंटीले तारों को पार करता है तो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो सकती है। भारत ने चीन को साफ बता दिया है कि अगर वो ऊपर आने की कोशिश किया और उसने ये कंटीले तार पर पार करने की कोशिश की तो भारत फिर रुकेगा नहीं, भारतीय जवान उसका तुरंत जवाब देंगे। ये भारत की प्रतिक्रिया होगी चीन के किसी भी तरह के उकसावे की कार्रवाई पर। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये वो सारा इलाका है, देप्सांग, गोगरा, गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, पेंगोंग, उत्तरी किनारा, दक्षिणी किनारा, ये तमाम मोर्चे पूर्वी लद्दाख में चीन ने खोले हुए हैं। ये भारत सरकार के जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल चीन ने एक साथ इतने मोर्चे क्यों खोले हैं। इसके अलावा साउथ चाइना सी में भी कई मोर्चे चीन खोले बैठा है कई देशों के खिलाफ और वहां भी एक लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। ताइवान के साथ तनाव चरम पर है, अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़े वहां भेजे हुए हैं। तो चीन की रणनीति क्या है, अभी इसको समझने की कोशिश हो रही है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि अब तैयारियां क्या हैं। चीन ने तिब्बत के पठार पर अपने पूरे इलाके में 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए हुए हैं और भारत ने जवाब में इतनी ही हवाई तैयारियां की हुई हैं। भारत की तरफ से भी तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता हैं चीन का जवाब देने के लिए। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और जितनी भी तरह के और सैनिक साजो सामान हो सकता है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जिस इलाके में ये सब होना है वहां पर अगर कोई भी स्थिति संघर्ष की बनती है तो दोनों पक्षों को उसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि भारत ने भी अपने जवानों की पूरी तैनाती की हुई है। बिल्कुल जितने चीन ने अपनी तरफ से तैनाती की है उसकी मिरर इमेज, उसका बिल्कुल वैसा ही भारत ने अपनी तरफ से भी तैनाती की हुई है। तो अगर कुछ भी होता है, भारत चीन गतिरोध कोई गलत मोड़ लेता है और किसी तरह के संघर्ष की नौबत आती है तो दोनों ही पक्षों को उसकी कीमत चुकानी होगी और इसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है। लेकिन यह भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी पूरी कोशिश शांति की है, यह मामला शांति के साथ निपट जाए, चीन अप्रैल से पहले की अपनी पोजीशन पर वापस लौट जाए और शांति बहाली हो। दोनों देशों के हित में यह सबसे बेहतर होगा।
कोरोना के वैक्सीन कोविशील्ड के ट्रायल के मामले में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोटिस मिला है। डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कान बताओ नोटिस दिया। नोटिस में जो चिंताएं जाहिर की गई हैं उस पर सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि हम निर्देशों का पालन करेंगे। ऐसे में माना जाना चाहिए कि वैक्सीन कोविशील्ड का देश में ट्रायल रोक दिया जाएगा। डीसीजीआई ने नोटिस में लिखा है कि क्यों ना क्लिनिकल ट्रायल निलंबित हो। सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है कोविशील्ड का दरअसल पूरा ट्रायल। कई देशों ने कोविशील्ड का ट्रायल रोक दिया है। कोविशील्ड वो वैक्सीन है जिसे ऑक्सफोर्ड ने तैयार किया है, लेकिन यूके में इसके ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर की तबीयत खराब हो गई थी। इसके अलावा अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी इसका ट्रायल रोक दिया गया है। और अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की कहानी तो अब पीछे छूट गई है। कंगना रनौत की मुंबई वापसी का मामला काफी बढ़ चुका था। कल हमने तस्वीरों में देखा किस तरह से लगातार विवाद बढ़ा। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की। कंगना ने ट्वीट किया, सीधा उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और कहा कि वो उनका घमंड तोड़ देंगे। इधर आज बीएमसी के खिलाफ कंगना की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कंगना रनौत के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई और कहा कि बीएमसी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक है, इसलिए कि बीएमसी को अच्छी तरह से पता था कि याचिकाकर्ता किसी भी समय इस अदालत के समक्ष याचिका दायर करेंगी और अदालत भी तत्काल आदेश देगा। इन सब के बीच कल मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच एक बैठक हुई। करीब 1 घंटे की इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच तय हुआ कि कंगना मामले को ज्यादा महत्व न दिया जाए, क्योंकि कार्रवाई बीएमसी ने की है जो राज्य सरकार के दायरे में ना होकर स्वतंत्र संस्था है। जो गलत तत्व सिस्टम की छवि खराब कर रहे हैं और जानबूझकर इसे धूमिल कर रहे हैं उनसे कानूनी तरीके से निपटा जाए। साथ ही मराठा आरक्षण पर भी बात हुई कि इसे बरकरार रखने के लिए कानूनी राय ली जाए। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल रिया भायखला जेल में बंद है। कल शौविक चक्रवर्ती को भी 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। आज उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। सुशांत राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने दोनों को गिरफ्तार किया था। कोरोना लॉकडाउन की वजह से किसी की नौकरी गई तो किसी की वेतन में कटौती की गई। मकान का किराया, बच्चों की फीस और राशन का खर्च सबको हर महीने देना है। फिलहाल जब तक कोई इंतजाम नहीं होता सबको एक ही रास्ता दिख रहा है, पीएफ से पैसा निकालने का। अमित कपूर पेशे से लेबर अधिवक्ता हैं। कोरोना संकट के दौरान उन्होंने सैकड़ों मजदूरों को उनके पीएफ फंड से स्पेशल एडवांस की रकम निकलवाने में मदद की। अब खुद आर्थिक संकट की वजह से कोरोना स्पेशल विड्रॉल स्कीम के तहत आवेदन करना पड़ा है। और अमित, आपने भी आवेदन किया 10 दिन पहले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ? मेरा ही पैसा आ गया। हाँ जी, आपका पैसा वापस भी आ गया? आ गया जी, आ गया। हाँ जी। डीपीएस गाजियाबाद की कर्मचारी रही कविता पाल भी अपने पति सुंदर पाल के साथ ईपीओ दफ्तर आई हैं। बेटे के बीमारी की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। कोरोना संकट के दौरान 3 महीने तक पति को काम नहीं मिला। पीएफ के लिए आए हम। पीएफ के लिए आए? हाँ जी। तो मतलब अभी पैसे की जरूरत थी इसलिए आपने आवेदन किया? हाँ? जी हाँ। सर, हमारा जो लड़का बीमार है बहुत ज़्यादा, हमने 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब 1 महीने के बाद में रिजल्ट ये लिखा कि हमने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो बस 4000 रुपये निकल पाया है कुल, और हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। श्रम मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान ईपीएफओ ने कुल 94,41,000 निकासी आवेदनों का निपटारा किया। इन 4 महीनों में 35,445 करोड़ की राशि पीएफ धारकों ने निकाली। यह अप्रैल अगस्त 2019 के मुकाबले 32% ज्यादा है। सिर्फ नोएडा में 2,500 कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 5 महीनों में, जिन्हें कोरोना काल भी कहते हैं, उसमें अपने एम्प्लॉयज का ईपीएफ जमा नहीं किया, यानी उनका प्रोविडेंट फंड नहीं दिया है, जिसके चलते
अब श्रम मंत्रालय ने इन कंपनियों को नोटिस भेजा है और इन कंपनियों का कहना है कि हमने 5 महीने में काम ही नहीं किया है, तो हमारे पास पैसे ही नहीं है सैलरी देने के, तो हम पीएफ कहाँ से जमा करेंगे। शैलेंद्र नोएडा की ओरिएंट कंपनी में काम करते थे। 12,000 रुपए वेतन था। 5 महीने पहले कंपनी ताला बंद करके भाग गई, तब से पैसा नहीं मिला। किसी तरह तो चलाना ही पड़ेगा ना, जो था वो तो परिवार घर पे छोड़ दिए, फिर अपना इधर आए। तो बच्चों की फीस वगैरह कैसे दे रहे हैं? तो फीस तो अभी बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा, तो फीस कहाँ से देंगे। अब तो लास्ट सहारा सर पीएफ ही है ना सर। यही कहानी उमा की भी है। उमा को ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। सिर्फ 8,000 रुपए वेतन था। पिछले 5 महीने से बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाई हैं। हाँ पूछ रहा है, मैच आ रहे हैं, अब भरा ही ना रहे, पैसा ना तो कहाँ से भरेंगे। अब पीएफ निकाल के अब जमा करेंगे। हाँ फीस तो है 2,000 रुपये एक बच्चे की जा रही मेरे। 20,000 के आसपास होगी। तो 30,000 रुपये निकालेंगे तो 20,000 बच्चों की फीस जमा करेंगे और 10,000 रुपये में बच्चों बिजली का बिल भरेंगे। बिजली का बिल भरेंगे। 94 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा एक बड़ा और महत्वपूर्ण संकेत है कि देश में आर्थिक संकट का दायरा कितना बड़ा है। नोएडा से सौरभ शुक्ला और गाजियाबाद से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सारी खबरें दिखाएं। हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमें बताइए कि कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आज की जो 5 खबरें हम आप तक लेकर आए हैं उसे सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख देते हैं। पहली खबर, और ताकतवर हुई वायुसेना, बेड़े में आया रफाल। नंबर 2 पर, तनाव के बीच भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात संभव। नंबर 3 पर, क्या कंगना रनौत की पर कार्रवाई से खफा है शरद पवार। नंबर 4, एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल ना रोकने पर सीरम इंस्टीट्यूट को नोटिस। और आखिरी में, डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। तो ये 5 खबरें हैं। जाइए पोल में हिस्सा लीजिए, बताइए कौन सी खबर है जिस पर आप ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।